आपने अनगिनत बार अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को देखा होगा, फ़ील किया होगा और उसे सैल्यूट किया होगा। लेकिन आप तिरंगे के बारे में जानते कितना हैं, ये अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आज मैं तिरंगे का इतिहास बताने जा रहा हूँ, पूरा इतिहास। और उसके साथ-साथ तिरंगे का महत्व क्या है, ये कैसे इसके रंगों का महत्व क्या है, इसका निर्माण किस तरह से हुआ है, कैसे होता है, क्या-क्या इसमें प्रतीक हैं, उसके अलावा कब पहली बार प्रदर्शित किया गया, ब्रिटिश काल में ये किस तरह का झंडा था और इसके विकास क्रम में हमारे भारतीय लोगों ने किस तरह के झंडे का निर्माण किया और ये इसके विकास क्रम में ये झंडा बनते-बनते हमारा ये ध्वज बनकर आता है और संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया जाता है। इस पूरी कहानी को बताने जा रहा हूँ। ये भारतीय सेना के ध्वज भी मैं साथ के साथ दिखा देता हूँ कि ब्रिटिश काल में किस तरह के हमारे भारतीय सेना, थल सेना, स्थल सेना और वायु सेना के ध्वज थे और उसके बाद हमारे वर्तमान में भारतीय वायु सेना, थल सेना और नौसेना के ध्वज हैं। ये सभी मैं आपको साथ के साथ इसके साथ दिखा देता हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं ये सेशन और आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि हमारी रग-रग में बसने वाला तिरंगा और उसके बारे में हमें पता ही होना चाहिए कि किस तरह से इसका महत्व है और किस तरह से इसका विकास हुआ। हम जिस तिरंगे को अभी देखते हैं, ये 3 रंगों वाला और ये बीच में एक चक्र, तो ये शुरुआती दौर में ऐसा नहीं था। तो इसके बारे में हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस तरह का था। पहले हम ये देखते हैं सबसे पहले कि अभी वर्तमान में हमारा तिरंगा झंडा कैसा है। क्योंकि कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि इसका निर्माण मतलब ये बनता कैसे है और ये किस तरह का इसकी शेप होनी चाहिए, किस तरह की इसकी विमाएँ होनी चाहिए, ये भी नहीं पता होगा, किस तरह का कहाँ पर बनता है, तो वो सब थोड़ा-सा एक बार देख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि शुरुआती काल से, ब्रिटिश काल से और अब तक हमारा झंडा कैसे बना। अब ये सब हमारे लिए समझना क्यों है, इसके लिए सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि हमारे लिए राष्ट्रीय ध्वज का महत्व क्या होता है? देखिए, राष्ट्रीय प्रतीक जो भी होता है, वो हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्रीय ध्वज संहिता जो 2002 में संशोधित की गई, उसमें हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में किस तरह से सम्मान करना है और उसका निरादर नहीं होना चाहिए, ये सब दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात कि एक ध्वज का महत्व क्या है? आपने किसी भी मूवी को देखा हो, पुरानी मूवीज़ को, या तो ब्रिटिश काल की या पुरानी किसी ऐतिहासिक मूवी को देखा हो, तो वहाँ पर देखा होगा कि जब कोई देश या कोई एक राज्य हार जाता है, तो उसका झंडा सबसे पहले क्या करते हैं, उसका झंडा गिराते हैं और अपने झंडे को ऊपर फ्लैग कर देते हैं, लहरा देते हैं। इसका मतलब क्या है? एक झंडे का महत्व होता है, एक फ्लैग का महत्व होता है कि वो राज्य, वो देश कितना पावरफुल है, उसकी सत्ता कितनी है। आपको ये भी पता होगा कि राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है शोक के समय, ठीक है? जब हमारे किसी राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर किसी ऐसे मेंबर का निधन होता है, तो उसको झुका दिया जाता है कुछ अलग-अलग मोमेंट पर, उसको उल्टा नहीं किया जा सकता। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज का बड़ा ही महत्व होता है और वो महत्व इतना होता है कि हम सबको उसका सम्मान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज यदि झंडे गाड़ दिए, ऐसी कहावत सुनी होगी, यदि झंडा ऊपर है तो देश का सम्मान ऊपर है, यदि झंडा उतरा तो देश का सम्मान उतर गया, ठीक है? इसलिए हमारे लिए बड़ा महत्व होता है इसका। तो सबसे पहले इस राष्ट्रीय ध्वज फिलहाल तिरंगे को देख लेते हैं, अभी वर्तमान स्वरूप में क्या है, तो सभी को पता होगा, नहीं पता है तो आप देख लीजिए। 3 रंग हैं, सभी को पता है, केसरिया, सफ़ेद और हरा। कि क्षैतिज पट्टियों, ये क्षैतिज पट्टियाँ कहलाती हैं। ऊर्ध्वाधर पट्टियों का मतलब होता है कि यदि इस तरह का हो, यदि कोई झंडा, हम इस झंडे को इस तरह से बना दिया जाए, तो वो है। हमारे हमारे देश के जैसे 2 झंडे किसी अन्य देश के भी सिमिलर हैं, वो हम कभी आगे चर्चा करेंगे। 2 देशों के झंडे ऐसे हैं कि बिल्कुल सेम, ये चक्र हटा दिया जाए और इस झंडे को ऐसे की जगह ये कर दिया जाए, तो बिल्कुल सेम झंडा है, ठीक है? तो वो देखेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल अभी सफ़ेद, केसरिया और हरा 3 क्षैतिज पट्टियाँ हैं, ये केसरिया, सफ़ेद और हरा, ठीक है? हॉरिज़ॉन्टल। उसके बाद नीले रंग का एक चक्र है केंद्र में और इस चक्र में 24 तिल्लियाँ हैं, ये सभी को पता है। अनुपात क्या होता है, ये भी सभी को पता होगा, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है, ये लंबाई 3 और ये 2। मीन्स यदि ये 3 मीटर है, तो ये 2 मीटर, 3 फुट है, तो ये 2 फुट, इस तरीके से। तो ये अनुपात है, ये 6 भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ये 45 + 45 ये 90 है, 90 है और ये कितनी है 60। तो 90 और 60 का रेशो कितना आता है? तो 90 एंड 60 लंबाई और चौड़ाई, ये रेशो आता है 3 3 और 3 2 का रेशो। तो इसका मतलब ये इसी अनुपात में हो सकता है। ये बिल्कुल बीच में है, जो हमारा ये चक्र है बिल्कुल बीच में है। अभी इसका पूरा निर्माण मैं दिखाऊँगा कि किस तरह से बनाया जाता है। अभी कल्पना किसने की? क्योंकि ये क्वेश्चन आया सामने कि इसको सबसे पहले किसने, मतलब किसने इसकी अभिकल्पना दी कि हमारा एक ध्वज होना चाहिए और इस तरह का होना चाहिए।
ठीक है, जैसे उसमें केसरिया रंग होना चाहिए और हरा रंग होना चाहिए। तो ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो कई लोग पूछते हैं और उसका आंसर नहीं दिया जाता। तो ये पिंगली वेंकैया, ठीक है, दक्षिण भारतीय एक व्यक्ति हैं, मेधावी व्यक्ति, पिंगली वेंकैया। इन्होंने गांधी जी को सुझाव दिया था कि हमारा एक राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए, हमारा खुद का एक राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए जिसका हम सम्मान कर सकें। हम पराधीन हैं, दूसरे के अधीन हैं, ब्रिटिश काल में हम ब्रिटेन के अधीन थे। तो इसका मतलब हम, जब हमारा खुद का ध्वज होगा, हम खुद अपने बारे में अपनी शक्ति को दिखा सकेंगे। तो ये पिंगली वेंकैया ने बोला, और इसी के तहत इन्होंने ध्वज बनाया क्या, लाल और हरे रंग का। अभी आगे चल के मैं बताऊंगा कैसे बनाया, वो भी इसके विकास क्रम में बताने वाला हूँ। तो पिंगली वेंकैया, इनका एक नाम याद रखना है। दूसरी बात, अभी का जो हमारा ध्वज है, ये वाला ध्वज, इसको 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया। यानी कि 15 अगस्त 1947 को नहीं, उससे पहले ही जुलाई के महीने में 22 जुलाई को अपना लिया गया था। संविधान सभा, ये सभी को पता होगा कि हमारे संविधान बनाने के लिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाई गई थी। उसके बहुत सारे सदस्य थे, वो सर्वसम्मति से कोई निर्णय लेते थे। तो जब ये सब सुझाव चला, झंडे का निर्माण हुआ, तो झंडे को अपनाया गया। और कब, 22 जुलाई 1947 को। क्यों? क्योंकि हमारा भारत स्वतंत्र होने वाला है 15 अगस्त को, तो हमें अपने झंडे की आवश्यकता पड़ेगी। ब्रिटिश फ्लैग, ब्रिटिश झंडा उतर जाएगा और अब सभी जगह हमारा भारतीय झंडा होगा। तो ध्यान रखना है कि अगस्त से पहले ही, जुलाई के महीने में 22 जुलाई 1947 को इसको अपना लिया गया था। तो ये इसका वर्तमान स्वरूप है, आप ध्यान से देख लीजिए। इसको मैं अभी दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि ये क्या है। यहाँ पर कुछ लिखा भी हुआ है, तो वो अभी बताने वाला हूँ। साथ के साथ इसके रंगों का महत्व क्या है, वैसे तो सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं मैं, क्योंकि आगे की चीजें नहीं पता है, विकास क्रम उसका नहीं पता है, तो वो डिटेल में समझाऊंगा। ये थोड़ा सा बता देता हूँ। भारतीय ध्वज अपने आप में भारत की एकता, शांति, समृद्धि और विकास को दर्शाता है। मतलब ये हमारे झंडे का निर्माण इस तरीके से हुआ है क्योंकि हमारा भारत क्या है, अनेकता में एकता, विविधता लिए हुए, अनेक संस्कृतियां, अनेक समाज यहाँ पर भारत में है। ठीक है, दक्षिण भारत में जाएंगे तो दूसरे तरह का है, हम पंजाब की तरफ जाएंगे दूसरे तरह का है, बिहार की तरफ जाएंगे दूसरे तरह का है, पूर्वोत्तर में जाएंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, इधर जाएंगे तो बिल्कुल अलग कल्चर है। तो अलग अलग संस्कृतियों को एक साथ समाये हुए हमारा भारत, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये सभी हमारे यहाँ पर रहते हैं। तो सभी की एकता को एक साथ दिखाने के लिए हमारे भारतीय ध्वज का इस सोच से निर्माण किया गया है। तो यहाँ पर सभी को साथ में ले रहा है, 3 समान क्षैतिज पट्टियां हैं। मैंने बताया ये हॉरिजॉन्टल क्षैतिज पट्टियां हैं 3 समान, और सबसे ऊपर केसरिया। इसका महत्व क्या है, केसरिया रंग होता है किसका, देश की ताकत और साहस का प्रतीक होता है। ठीक है, हालांकि 2 अर्थों में इसको लिया जाता है, आगे अभी मैं इसके विकास क्रम में बताऊंगा कि इसका शुरुआती शुरुआती महत्व क्या था। ये केसरिया लिया गया था हिंदुओं के लिए, ये लिया, हरा लिया गया था मुस्लिमों के लिए, और ये सफेद लिया था अन्य सभी धर्मों के लिए। लेकिन वर्तमान में हम क्या बोल रहे हैं, इसको देश के ताकत और साहस का प्रतीक। ठीक है, बीच में सफेद रंग का प्रतीक है, शांति और सत्य का प्रतीक। ठीक है, नीला रंग किसका प्रतीक है, ये सॉरी, नीचे ये हरा रंग और नीले रंग का ये चक्र, ये दोनों ही। तो नीचे हरा रंग किस चीज का प्रतीक है, देश के विकास, हरियाली और उर्वरता का प्रतीक। तो साहस का प्रतीक, शांति का प्रतीक और हरियाली, उर्वरता का प्रतीक। ठीक है, ये 3 रंग हो जाते हैं। सफेद पट्टी बीच में, ये किसका प्रतीक है, शांति का प्रतीक, लेकिन बीच में नीले रंग का एक चक्र, ये किसका प्रतीक है, ये कहां से लिया गया है, बौद्ध प्रतीक है, बौद्ध का धर्म चक्र है जो अशोक की लाटकर सारनाथ स्तंभ पर है। तो सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ के शेर के शीर्ष फलक के चक्र के समान ये चक्र लिया गया है। अभी इसके विकास क्रम में दिखाऊंगा मैं आपको कैसे लिया गया है। इसमें 24 आरे, आरे का मतलब होता है ये तिल्लियां, तिल्लियों को आरे बोलते हैं, तिल्लियां होते हैं भारत की निरंतर प्रगति का प्रतीक। यदि आप कोई एग्जाम भी दे रहे होंगे तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको आ जाएगा चक्र किस चीज का प्रतीक है, तो पता चलेगा वहां पर कि साहस का, शांति का, हरियाली का, या फिर क्या, निरंतर प्रगति का। तो किसका, निरंतर प्रगति का। तो चारों का पता होना चाहिए, साहस और ताकत का प्रतीक, शांति का प्रतीक, हरियाली या उर्वरता का प्रतीक, और ये किस चीज का प्रतीक है, ये निरंतर प्रगति का प्रतीक। तो इसके रंगों का महत्व हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि इसका निर्माण किस तरह की सीट पर होता है। तो मैंने बताया 3:2, यानी कि 3/2, ये 3:2। अब ये ऐसा भी हो सकता है, ये 30-20 भी हो सकता है, 30-20, 15-10 भी हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा 60-40 भी हो सकता है। ठीक, 90-60 भी हो सकता है। तो इसका अनुपात रेशो 3:2 होना चाहिए, बाकी वो किसी भी तरह का हो सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है।
तो जैसे यहाँ पर दिखा है 450 ये 200 200 मतलब ये इस तरह से बिल्कुल बीच में सेंटर में लिया जाता है किसको, चक्र को। और चक्र को इतना इस तरह से लिया जाता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा चक्र में ये 24 तिल्लियां हैं और सबका यहाँ पर एक कोण डिसाइड होता है कि इतना इसके, या कोण डिसाइड होता है। 24 तिल्लियां ही क्यों लेते हैं ये भी बता देता हूँ, 24 पहर। और ये कहाँ से लिया गया है, फिर से वही बात आ रही है, सारनाथ के अशोक स्तंभ की लाट के वहां से प्रतीक लिया गया है। इसको प्रगति का प्रतीक कहा गया है। प्रगति क्यों, क्योंकि हमारे 24 घंटे पृथ्वी का जो रोटेशन होता है, रोटेशन मतलब घूर्णन होता है, वो 24 घंटे होता है लगभग। तो वही इसको दिखा रहा है, काल चक्र का प्रतीक, ठीक है। तो यहाँ पर 7.5 डिग्री का ये एक एंगल होता है, पूरा एंगल कितना, 15 डिग्री, ठीक है। मतलब बहुत अच्छे तरीके से ये 15 डिग्री का दो तिल्लियों के बीच में कोण होता है, और ये 24 तिल्लियां हैं तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये 360 आ जाएगा, ठीक है। करके देखिएगा, ठीक। चलिए, तो ये 360 का मतलब पूरा का पूरा 360 360 डिग्री। तो ये ध्यान रखना है आपको, 15 डिग्री का दो तिल्लियों के बीच में अंतर है। इसको बिल्कुल बीच में सेंटर में लिया जाता है, इधर से भी, इधर से, इधर से, इधर से, बिल्कुल सेंटर में। आप देख रहे होगे 200, 100 और 100, 200 और 200। तो यहाँ से बीच में 100 और 100 यहाँ पर मार्क करेंगे, यहाँ पर मार्क करेंगे बिल्कुल इसके बीच में, और तब इसको बनाया जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज को ये याद रखना है कि बनाया कैसे जाता है। तो ध्वज निर्माण संहिता में ये दिया गया है कि आपको ध्वज कहाँ पर किस तरीके से बनाना है, एक खादी के कपड़े से ही बना होना चाहिए। लेकिन मार्केट में किसी भी तरह का ध्वज अवेलेबल हो जाता है, तो वैसे खादी के कपड़े से हम ध्वज निर्माण संहिता को मैं अलग से डिफाइन करूंगा, क्योंकि आज ये सेशन में ले रहा हूँ ये राष्ट्रीय ध्वज के विकास के ऊपर, ठीक है। हमारा ध्वज कैसा है और इसका विकास कैसे हुआ है, इस चीज पर मैं अगले सेशन में लूंगा, एक सेशन करूंगा, उसमें लूंगा कि ध्वज निर्माण संहिता क्या है, ठीक है। और उसके ऊपर क्योंकि हमारा मूल कर्तव्य आता है, वो भी हम मतलब डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर ये इस तरीके से बना हुआ है, ठीक। इसको ध्यान रखना है, इस रेशो को याद रखना है। अगर हम लंबाई चौड़ाई है तो 3 2, अगर चौड़ाई लंबाई है तो 2 3। ये आपको पता होगा, अगर आपने मैथ किया होगा तो चौड़ाई और लंबाई बोला है तो 2 और 3, ठीक है। ये हो जाता है। ये अशोक चक्र धर्म का पहिया बोला जाता है। ये इस तरह का पहिया होता है, ब्लू कलर का, डार्क ब्लू कलर। और यहाँ पर ये 24 अरे होते हैं, 24 तिल्लियां होती हैं। कौन बता दिया है मैंने। ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, हमारा भारतीय झंडा इसके साथ में लगा हुआ है, तो वो दिखाने के लिए यहाँ पर दे दिया मैंने। ये सारनाथ का जो स्तंभ है वही 4 मुंह वाला सिंह, शेर वाला, 4 शेर वाला ये प्रतीक अब ये 3 दिखेंगे एक पीछे, तो यहाँ पर इसके नीचे ये वाला यही लिया गया है यहाँ पर ध्वज में, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। आगे आते हैं। भारतीय ध्वज पहली डाक जो हमारी निकाली गई थी 1947 में 21 नवंबर को, वो विदेशी पत्राचार के लिए ये डाक टिकट जारी किया गया था। एक वो सैंपल भी मैंने आपको दिखा दिया है कि इस तरह का हमारा झंडा उसमें था 1947 में, जय हिंद उस पर लिखा हुआ था इस पोस्टेज पर। चलिए, अब आते हैं इसका विकास कैसे हुआ, जो हमारा मेन आज का डिस्कशन है कि विकास कैसे हुआ है। तो ब्रिटिश, ये पता होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था यहाँ पर। तो देखो, है क्या कि 1857 के पहले, 1857 की क्रांति के पहले, ये तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो हिस्ट्री की क्लास देखिए, उसमें पता चल जाएगा। 1857 के पहले जब 1857 की क्रांति नहीं हुई थी तो किसका राज था भारत में, तब यूरोप से जो कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, उसका यहाँ पर शासन कर रही थी। एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रशासन की बागडोर भी ले ली थी। उसके बाद में 1857 क्रांति के बाद 1858 के बाद में यहाँ पर क्या हो जाता है, ब्रिटिश सरकार का राज हो जाता है, यानी कि ताज का शासन हो जाता है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ध्वज था, ये आप कॉर्नर पर देखेंगे तो ये क्या है, ये ब्रिटेन का ध्वज है, ठीक है। ये वाला इस तरह से प्लस और ये क्रॉस, ये वाला ध्वज ये ब्रिटेन का ध्वज है। उसी के साथ में ये पट्टियां। तो ये ध्वज होता था, अगर आप कोई पुरानी मूवी देखें, उस टाइम की मूवी देखें, तो आपको दिखेगा कि कई बार मूवीज में दिखाया जाएगा कि एक झंडा, ये वाला झंडा उतरेगा और हमारा वाला झंडा तिरंगा लहरा जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ध्वज था। उसके बाद में जब कंपनी से शासन आता है ब्रिटेन सरकार के अंडर में, ठीक है, तो वहां पर ध्वज कैसा हो जाता है, ये हो जाता है। ब्रिटिश सरकार के अधीन भारत का जो झंडा है वो 1947 तक यही झंडा चलता है। उसको ध्यान से देखिएगा एक बार, जो ब्रिटिश सरकार के अधीन है, ठीक है। तो यहाँ ब्रिटेन का फ्लैग हो गया, साथ में ये
रेड पट्टी होगी, मतलब रेड बैकग्राउंड हो गया इसका। इसको ध्यान रखना है, ये रेड बैकग्राउंड है इस झंडे के लिए, हमारे देश के झंडे के लिए जो ब्रिटेन सरकार ने लगाया हुआ था। अब यही आर्मी का झंडा होगा, यही नेवी का झंडा होगा, बस डिफरेंस क्या आ जाएगा बैकग्राउंड पर, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर ये क्या है, ब्रिटेन का फ्लैग होगा, रेड बैकग्राउंड है, और यहाँ पर ये इस तरह से एक सूरज निकला हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है हेवंस लाइट अर्थ गाइड, हेवंस लाइट अर्थ गाइड, ठीक है। तो ये इस तरह का, और बीच में एक सितारा टाइप। तो ये, अब ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये ब्रिटेन और उसके अधीन यहाँ पर ये भारत का एक लोगो उन लोगों ने बना दिया, मतलब ये एक लोगो बना दिया है कि हाँ ये इसके साथ में जुड़ गया है, ठीक है। अब आते हैं कि भारतीयों के द्वारा, अभी आपने देखा ये दोनों झंडे हैं क्या, ये ब्रिटेन का, ब्रिटेन के साथ भारत के लिए पट्टी हो गई, ये ब्रिटेन भारत सरकार के अंडर में। अब आते हैं कि भारतीयों ने किस तरीके से इसका विकास किया, क्योंकि 1947 तक ब्रिटेन वाले तो करेंगे, 1947 के बाद आप किस ध्वज को देखेंगे, जो अभी का तिरंगा है। तो भारतीयों अचानक से ये वाला ध्वज तो बदल नहीं जाएगा हमारे तिरंगे में, तो कुछ ना कुछ हमारा विकास चलेगा। तो भारतीयों के मन में ये आया, अभी जो मैंने शुरुआती शब्द बोले कि एक झंडा प्रतीक होता है किसी देश की समृद्धता का, कि कोई देश कितना समृद्ध है, कितना शक्तिशाली है, अपने आप में संप्रभु है। तो संप्रभुत्व की पहली निशानी है झंडा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। किसी देश का झंडा वो अपने आप में प्रभुत्व संपन्न है, मतलब अपने आप में संपन्न है, अपने आप में उसकी शक्तियां हैं, तो उसकी पहली निशानी है झंडा। तो भारतीयों के मन में पहला विचार आया, शुरुआती विचार, कि हमारा एक झंडा होना चाहिए। और ये विचार कहाँ से आएगा, तो 1885 में कांग्रेस बनी थी, जो भारतीयों की एक क्या थी, एक ये कह लें कि भारतीयों का आगे नेताओं को साथ लेकर और शासन करने के लिए, भारतीयों का वजूद बढ़ाने के लिए एक संस्था, ठीक है। तो उसके कुछ टाइम बाद, क्या 1906 में, आपको 1905 का याद होगा क्या था, बंगाल विभाजन, तो उस समय पर बहुत सारे बदलाव होंगे, ठीक, अगर इतिहास पढ़ा होगा तो 1906 में कोलकाता फ्लैग बनाया गया, मतलब कोलकाता में एक झंडा बनाया गया, कोलकाता फिर से वही आ गया। बंगाल विभाजन 1905 की जो कर्जन ने करवाया था, तो उसके ऊपर बहुत सारे वाद विवाद चले भारत में, तो उसी समय पर 1906 में एक झंडा बना। कौन सा झंडा, ये वाला झंडा। आप इस झंडे को ध्यान से देखिए, किसने बनाया उसको अभी पढ़ेंगे। तो इस झंडे में क्या है, एक ग्रीन, येलो, और ये क्या, रेड पट्टी, ठीक है। ध्यान से सुनना, अभी मैंने शुरुआती जो एक वेंकैया नाम बताया था वो अभी बाद में आएगा। शुरुआत में क्या है, हमारा भारत का कुछ होना चाहिए, ऐसी एक निशानी लेकर आ रहे हैं स्वामी विवेकानंद की शिष्या, वो सिस्टर निवेदिता, भागिनी निवेदिता, भागिनी मतलब बहन, सिस्टर निवेदिता द्वारा ये झंडा बनाया गया था 1904 में। 1906 में इसको पारसी बागान चौक, मतलब ग्रीन पार्क जिसको बोला जाता था, कलकत्ता में, वर्तमान कोलकाता इसको बोला जाता है, इसमें कांग्रेस के अधिवेशन में फहराया गया। ये पता होगा कि 1906 में कांग्रेस के अलग अलग हर साल अधिवेशन चलते थे दिसंबर के महीने में। तो अधिवेशन का मतलब, जिन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो ऐसा मान ले कि मतलब उसकी मीटिंग चलती थी, है ना। तो वो जो मीटिंग होती थी कोलकाता में हुई 1906 वाली, तो उसमें इन्होंने सिस्टर निवेदिता ने, जो स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी, उन्होंने एक ध्वज तैयार किया, एक झंडा तैयार किया, और इस अधिवेशन में फहराया, ठीक है। इसी के बाद, लगभग इसी समय की बात है, अभी इस ध्वज को ध्यान से देख लेना, लेकिन उसी समय की बात है, लगभग लगभग, एक थी मैडम भीकाजी कामा, ठीक है, जो कहाँ पर यूरोप में सक्रिय थी। ये आपको पता हो, अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो पता होगा, नहीं पढ़ी होगी तो पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। ये भीकाजी कामा यूरोप में सक्रिय थी भारतीय क्रांति के लिए, मतलब भारतीय क्रांति केवल भारत में नहीं हो रही थी, अलग अलग जगह हमारे क्रांतिकारी लोग, जो बदलाव करने वाले लोग थे, वो अलग अलग जगह, अलग अलग देशों में, जैसे आप देखेंगे गदर पार्टी अमेरिका में हो रही है, ठीक है, वैसे ही ब्रिटेन में चल रही है। श्यामजी कृष्ण वर्मा, वो अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, कोई फ्रांस में, कोई ब्रिटेन में, इस तरीके से। तो ये भीकाजी कामा क्या कर रही थी, पेरिस में एक यहाँ पर इसी ध्वज को लेकर थोड़ा सा बदलाव करके वहां पर एक हमारा ध्वज बना दिया, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या था, अभी पहले इस ध्वज को देखें जो सिस्टर निवेदिता ने बनाया है, ठीक है। यहाँ पर ग्रीन पट्टी, येलो पट्टी और रेड पट्टी, ठीक। ये भी वही अपने देश के लिए, साथ में कमल, खिलता हुआ कमल, ये 8 कमल बनाए, बीच में वंदे मातरम लिखा, ठीक है। और यहाँ पर एक चांद और एक सूरज, ध्यान से देख लेना, ये हमारा पहला झंडा था जो भारतीय किसी, मतलब भारतीय स्वरूप में लिया गया,
अभी क्या था, ब्रिटेन वाला झंडा था, अभी भारतीय स्वरूप में लिया गया, ये पहला झंडा था, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज था। भारतीयों का केवल एक प्रतीक चिन्ह बना दिया गया, एक विचार रख दिया गया आगे बढ़ाने के लिए। तो क्या, ग्रीन पट्टी, येलो पट्टी, रेड पट्टी, बीच में वंदे मातरम चक्र की जगह, और साथ के साथ यहाँ चांद और एक क्या, सूरज, ऊपर 8 कमल, 8 कमल की संख्या, ठीक। ये जो भीकाजी कामा है, वो क्या करती हैं, इन 8 कमल को बदल देती हैं जब वहां पर झंडा लहराती हैं, कहाँ, पेरिस में। एक सम्मेलन हुआ था तो वहां पर ही इन्होंने झंडा लहराया, और जब इनकी सभा हुई तो उसमें एक कमल रहने दिया और बाकी 7 कमल को चेंज कर दिया स्टार में। और वो स्टार क्या थे, सप्तऋषि मंडल। ये सभी को पता होगा कि हमारे जो ग्रह नक्षत्र होते हैं उनका कितना महत्व मानते हैं हम लोग। तो उसी में आप जब आसमान में देखोगे तो सप्तऋषि मंडल हमें दिखाई देता है कि नहीं, अपने बुजुर्ग से किसी से पूछना, सप्तऋषि मंडल वो आपको दिखाएंगे। इस तरह से एक आकृति होती है, मतलब 5 टाइप का बना के, और वो 7 तारे एक साथ एक आकृति बनाते हैं, उनको बोला जाता है 7 ऋषि। ठीक है, अलग अलग उनकी कहानी है। तो यहाँ पर 7 कमल को बदल दिया उन्होंने, क्या, स्टार से, और सप्तऋषि की उनको संज्ञा दे दी। तो थोड़ा सा बदल के उन्होंने भी वहां पर झंडा फहरा दिया, ठीक। तो मतलब हमारे झंडे का वजूद बनने लगा। अब इस जब झंडे का वजूद बनने लगा तो फिर से आते हैं तृतीय और चौथे चरण, बल्कि ये चौथा चरण आ जाएगा आगे चल के। चौथा चरण ये होगा, हाँ, तृतीय चरण। इसमें क्या होगा, एनी बेसेंट और कौन, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। ये आपको पता होगा कि 1916 में, यदि नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। तो 1916 में, अब देखो होता क्या है कि कुछ तो होंगे जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होगी, कुछ होंगे कि नहीं पढ़ी होगी। तो जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी उन्हें थोड़ा सा दिक्कत रहेगी। तो मैं बता देता हूँ, 1916 में जब हम भारतीय आगे बढ़ेंगे, अपने हक की बात करेंगे, तो 1916 में पहली बार होम रूल लीग बनेगी भारत में। होम रूल लीग का मतलब है, होम मतलब घर, यहाँ पर, हाँ, होम रूल लीग। तो होम का मतलब है घर, रूल का मतलब है शासन, और लीग का मतलब है कोई भी लीग, है ना, तो संस्था। तो हमें अपने घर का शासन चाहिए, हमें होम रूल लीग चाहिए, मतलब होम रूल चाहिए अपने घर। मतलब हम जो प्रशासन चलाएं वो ब्रिटेन के अधीन में नहीं, हम खुद चलाएं, मतलब अपने आप से। तो एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसकी शुरुआत की थी 1916 में, ठीक। तो जब 1916 में ये काम किया गया तो 1917 में ही इन्होंने अपना एक झंडा निकाला, होम रूल लीग के अधिवेशनों, मतलब उनके काम करते हुए। वो झंडा क्या था, उस झंडे को ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ तो ये है ही ब्रिटेन का झंडा कोने पर। तो और इसके साथ में क्या है, ये रेड और ग्रीन, ये रेड ग्रीन शुरू से चल रहा है, वही हिंदू मुस्लिम वाला, है ना। तो रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, ऐसी करके ये पट्टियां आ गई हैं। उसके साथ यहाँ चांद और सितारा ये आ गया है, ठीक। और यहाँ पर ये 7 सितारे, वही सप्तऋषि मंडल को लगभग लगभग परिभाषित करते हुए, ये 4 3 7 सितारे, और ये एक और एक, ये चांद सितारा। ये किसने बनाया, एनी बेसेंट और तिलक ने इसको चलाया। अब उसके कुछ समय बाद फिर से ये विचार आने लगा कि भाई हमें तो अपना ध्वज चाहिए ही चाहिए। और ऐसा विचार देने वाले, जो मैंने शुरू में ही नाम बताया था, वेंकैया, पिंगली वेंकैया, ठीक है। इस नाम को बहुत विशेषतः ध्यान रखना है। तो एक बार इसको पहले ध्यान से पढ़ लें आप। काकीनाडा में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान वेंकैया भारत का खुद का ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज होने की आवश्यकता पर बल दिया। किसने, वेंकैया ने। वेंकैया कौन, पिंगली वेंकैया। तो पिंगली वेंकैया ने पहली बार काकीनाडा में, मतलब हर साल, मैंने बताया कि हर साल अधिवेशन हो रहे हैं, कांग्रेस की सभाएं हो रही हैं। तो जब काकीनाडा में ये सभा होती है तो ये व्यक्ति आते हैं निकल के, कौन, पिंगली वेंकैया, और ये बोलते हैं कि हमारा अपना ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज होना ही चाहिए। अभी तक जो हम राष्ट्रीय लेवल पर नहीं कर रहे थे, देखो अभी तक जो ध्वज आपने देखे वो राष्ट्रीय लेवल पर नहीं है। तो पहली बार जो विचार दे रहे हैं वो कौन दे रहे हैं, पिंगली वेंकैया। आपको एग्जाम दृष्टि से भी याद रखना है, पिंगली वेंकैया ने पहली बार ये विचार दिया कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज होना ही चाहिए, इसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। और पिंगली वेंकैया ने 5 साल तक ये बात बोलने के साथ, 5 साल तक लगभग 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वजों पर शोध किया। मतलब ऐसे ही नहीं कोई चीज बन जाती है, ये ध्वज ऐसे ही नहीं बन गया है, या हमारा जो संविधान है वो ऐसे ही नहीं बन गया। पता होगा कि 60 देशों का संविधान, पहले से जो रूल चले हुए आ रहे थे वो रूल, उन सबको पढ़ा गया है जब हमारे देश का संविधान लिखा गया है। तो इसी तरह से 5 सालों तक ये 30 देशों के ध्वजों को उन्होंने देखा कि इनके जो फ्लैग्स हैं, ये ध्वज हैं, ये झंडे हैं, वो किस तरह से इन लोगों ने बनाए हुए हैं। उनमें, क्योंकि हम जिस चीज को अपनी अपनी प्रभु संपन्नता का स्वरूप, मतलब एक रूप मान रहे हैं, अपनी ताकत मान रहे हैं, झंडा है,
तो देश है, झंडा गिरा तो देश खत्म। ठीक है, जब हम उसको इतना वजूद दे रहे हैं, एक सोल्जर, एक सैनिक मर जाएगा लेकिन झंडे को नीचे नहीं गिरने देगा, अपने हाथ में ऊपर उठाए रखेगा। जिस चीज को हम इतना महत्व दे रहे हैं तो उसको ऐसे ही तो नहीं रख सकते। तो उसके साथ क्या है, हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं बहुत सारी। तो ये भावनाओं को देखा, किस तरह से वो बनाए जाते हैं वो सब देखा, और उसके बाद इन्होंने अपना डिसीजन दिया कि हम अपना ध्वज जो बनाएंगे, शोध किया और लाल और हरे रंग का ध्वज बनाया। तो लाल और हरा रंग, दो रंग बनाए, मतलब दो रंग दिए। दो समुदायों अर्थात लाल रंग हिंदुओं के लिए फिलहाल के लिए, और हरा रंग मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करता हुआ। तो इन्होंने जो झंडे का सुझाव दिया, वो सुझाव क्या दिया, पिंगली वेंकैया, नाम बोल रहा हूँ बार बार, तो वो एक ये ग्रीन और रेड ये ध्वज होने चाहिए, और साथ में आप कुछ चिन्ह लगा लो बीच में, ये होना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला। गांधी जी ने क्या बोला, सुझाव किसको दिया, गांधी जी को। गांधी जी उस टाइम पे कुछ करने वाले हैं बहुत कुछ। तो गांधी जी ने सुझाव दिया पिंगली वेंकैया को कि शेष समुदाय के लिए भी, भाई हिंदू और मुसलमानों के लिए तो ले लिया, बाकी समुदाय कहाँ जाएंगे, जैन कहाँ जाएंगे, बौद्ध कहाँ जाएंगे, हमारे यहाँ तो सभी रह रहे हैं ना। तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो उनके लिए और साथ में शांति बनी रहे, इन दोनों का मेल बना रहे, इसके लिए क्या किया, सफेद रंग को भी राष्ट्रीय ध्वज में शामिल कर लिया गया। समझ गए? तो पिंगली वेंकैया ने ग्रीन और रेड करा, साथ के साथ इन्होंने क्या करा, गांधी जी ने सफेद रंग को इसके साथ में जोड़ दिया अन्य धर्मों के लिए और शांति के प्रतीक के रूप में। और साथ में इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे चरखा लगा दिया, ये है चरखा, जो गांधी जी सूत काटते थे। ठीक है, मतलब जो ये हमारे कपड़े बनते हैं वो किससे बनते हैं, धागे से बनते हैं। तो वो जो धागा होता था वो सूत का, सूती कपड़े पता होगा आपको, तो वो चरखे से बनाए जाते थे। पहले पहले बड़ी बड़ी मशीन नहीं थी, तो हाथ से सूत काटा जाता था। तो इसको घुमाते रहते, और जो कॉटन रहती, रुई रहती, वो इस पर धागे के रूप में निकल के आती रहती थी। ठीक है, तो इसको हमारी हमारे डेवलपमेंट का प्रतीक बना के, हमारी मेहनत का प्रतीक बना के किसने, गांधी जी ने, और इन्होंने पिंगली वेंकैया ने लगा दिया। तो ये था हमारा पहला ध्वज, जो किसके, हमारी ये कांग्रेस के आगे रखा गया और इसको अपनाया गया। लेकिन इसमें बाद में कुछ संशोधन किया गया, ध्यान से देखना। ये ध्वज था, इसमें संशोधन करके ये ध्वज बन के आता है 1931 में। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, मतलब कराची में हुआ था, तो कराची के अखिल भारतीय सम्मेलन में केसरिया, सफेद और हरा, तीन रंगों से बने ध्वज को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। ठीक है, तो 1931 में ये ध्वज को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, ये ध्वज हमारा पहला बन के आया। बस इसमें क्या था, इसमें ये जो चरखा था, तो इस चरखे को क्या करा, ये जालंधर के एक हंसराज व्यक्ति हैं, इन्होंने क्या करा, झंडे में चक्र चिन्ह बनाने का सुझाव दिया। इन्होंने बोला कि भाई आप ऐसा करें, जैसे मान लिया कोई व्यक्ति हो, वो अपना सुझाव दे कि भाई इसमें घड़ी लगा दो और घड़ी को चलते हुए दिखाओ। तो जब घड़ी चल देगी तो इसका मतलब हमारा समय चल रहा है। हम अलग अलग अनुमान लगाते हैं ना, तो इस तरीके से, तो इस तरह से हम 24 तिल्लियां लगा दें, जिससे कि वो हमारी प्रगति को दिखाए। तो हंसराज ने ये सुझाव दिया, और इस चक्र में को प्रगति और आम आदमी के प्रतीक के रूप में यहाँ पर लगा दिया गया है आगे चल के। ठीक है, तो ये हमारा झंडा बन जाता है, जो 1931 में लगाया गया, मतलब माना गया। और वर्तमान में यह हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जो 22 जुलाई 1947 को, इसको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में हमारे राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय संविधान के रूप भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। केवल ध्वज में चलते हुए चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, इस चक्र को रख दिया गया। तो यह हो जाता है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। अब एक बार आप ये देख लें कि राष्ट्रीय ध्वज को मैंने दिखा दिया सारे को। इसके साथ साथ मैं चाहूंगा हम अगले सेशन में, किसी सेशन में करेंगे कि अपने जो भी हमारे फोर्सेज हैं, उन फोर्सेज का क्या, जो हमारी थल सेना, वायुसेना, नौसेना, उनके ध्वजों को भी समझें, उनके प्रतीक चिन्हों को जानें। तो अभी हाल फिलहाल में इसी के साथ में थोड़ा सा एक बार दिखा देता हूँ। तो ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज हो जाता है। ये हमारी भारतीय सेना का ध्वज था, जो 1876 से 1947 तक चला है। हमारी भारतीय सेना का ध्वज, हमारी इंडियन आर्मी का ध्वज, क्योंकि ब्रिटेन के अधीन था तो ब्रिटेन का लोगो आ जाता है। ये ऑलरेडी हमने देखा था, ये वाला सूरज निकलता हुआ और हेवंस लाइट और गाइड अभी देखा था। यहाँ पर क्या था, केवल रेड बैकग्राउंड थी, मैंने बताया था। रेड बैकग्राउंड है किसकी, हम ब्रिटेन के ध्वज, मतलब भारत के ध्वज की, जो ब्रिटेन के अंडर में। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये वाला ध्वज था, देखो ब्रिटेन सरकार के अधीन भारत का झंडा, ये वाला झंडा है ना। अब इसी में क्या है,
जो हमारी सेना का ध्वज होगा वो इसी में कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। तो एक बार देख लो आप, सेना में जो चेंज होगा, तो सेना का ध्वज है ये वाला, देखो ब्लू बैकग्राउंड आ गई और यहाँ पर तलवारें आ गई, बस बाकी कोई चेंज नहीं है। उसके बाद आता है अभी का, ये है 1947 तक जो भारतीय सेना का ध्वज चलता है, और ये है अभी का जो हमारी इंडियन आर्मी का ध्वज है। तो ये 1947 से और वर्तमान तक, यहाँ पर ये सत्यमेव जयते के साथ ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, और ये हो जाता है तलवार रेड बैकग्राउंड में। ये रॉयल इंडियन मरीन, मतलब जो नेवी है उसका जो ध्वज था वो 1924 तक ये था। ये आप देख लें, यहाँ पर रेड की जगह केवल ब्लू बैकग्राउंड है, बाकी ये वही झंडा है जो भारत का झंडा होता था ब्रिटेन के अधीन में। ठीक है, 1924 के बाद 1947 तक, ये 1924 तक रहा है, ये 1924 से 1947 तक नेवी का ध्वज रहा है, मतलब बैकग्राउंड को चेंज कर दिया और ये प्लस का साइन आ गया। उसके बाद 1947 से 2001 तक भी फ्लैग हमारा इंडियन नेवी का यही रहा है, मतलब ये भारत का झंडा, और ये प्लस रेड कलर में और ये व्हाइट कलर में इसका बैकग्राउंड। ठीक है, ये इंडियन नेवी का 2001 तक रहा है। 2001 के बाद 2004 तक ये रहा है ये झंडा, और ये बन जाता है हमारा लोगो अलग से, किसका, इंडियन नेवी का। ठीक, इंडियन नेवी का लोगो 2004 के बाद 2014 तक कौन सा रहा है, ये प्लस वाला, वही पहला वाला, ये वाला, इसके बाद में ये आया, और इसके बाद में फिर से प्लस कर दिया गया और इस लोगो को बीच में लगा दिया गया। 2014 के बाद आपको दिखेगा कि ये वही है, चेंज नहीं हुआ है, लेकिन ध्यान से देखना इस वाले ध्वज में यहाँ पर नीचे सत्यमेव जयते लिख दिया गया है 2014 के बाद में, जो 2014 तक नहीं था, 2022 तक ये रहा। और 2022 से क्या हुआ, 2024 अभी चल रहा है, तो 2022 से प्रेजेंट में इसको कर दिया गया है। ठीक है, मतलब ये लगा दिया गया राष्ट्रीय नौसेना वरुण सत्यमेव जयते ये लोगों के साथ में। ठीक, ये हो जाता है इंडियन नेवी। एयरफोर्स का ध्वज क्या है, 1947 तक कैसा, ये वाला ध्वज था। ठीक, मतलब ये ब्रिटेन के ध्वज के साथ में ये वाला ध्वज ब्लू बैकग्राउंड पर, स्काई ब्लू पर, और 1950 से 2023 तक ये ध्वज रहता है एयरफोर्स का, वायुसेना का, भारत का, ये, और स्काई ब्लू बैकग्राउंड। 2023 से इसको चेंज कर दिया गया, अभी 2024 चल रहा है, तो ये भारत का झंडा, ब्लू स्काई ब्लू बैकग्राउंड, ये हमारा वो टारगेट वाला साइन, और साथ के साथ ये लोगो और भारतीय वायुसेना इस लोगो के साथ में। तो ये हमारा ध्वज कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ देखो, मैंने आपको अभी, एक मिनट रुकिएगा, मैंने अभी आपको भारतीय ध्वज दिखाए, ये फोर्सेस के, मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये हमने फोर्सेस के ध्वज देखे हैं, उससे पहले हमने भारतीय ध्वज को देखा, किस तरह से ये डेवलपमेंट होता हुआ आया, ये देखा, देख लीजिएगा साथ के साथ। ये ब्रिटेन के अधीन कौन से झंडे थे, और ये भारत का झंडे और उनका महत्व क्या है, इस चीज को हमने देखा जाना, ये भी हमने देख लिया है। चलिए, तो हम भारतीय तिरंगे को समझ चुके हैं, और ये अच्छा लगा हो तो इसको बाकी तक भी जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हर व्यक्ति को, हर इंसान को इसका पता होना चाहिए। साथ के साथ अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक सारथी से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम ऐसे ही डिस्कशन और भी करने वाले। मैंने बताया भारतीय राष्ट्रीय ध्वज संहिता को हम किसी नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो फिलहाल इतना ही, अच्छा लगा हो तो अपने विचार दीजिए और बाकी तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा ये सभी को पता होना चाहिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।